Dear students, have a nice day, all of you. I hope that all of you will be safe at home. In the previous class, as you know, in the previous class, I taught you about matrimonial advertisement. But today, I am going to teach you about accommodation advertisement. So, now attention on the blackboard. आज की टॉपिक बच्चों यहाँ पे अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहाँ पे लिखा हूं C यानी अकोमोडेशन। इस अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए वाले। इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किराए वाले विज्ञापन। इस विज्ञापन के अंतर्गत किसी भवन, मकान या वाहन को जब कोई व्यक्ति किराए पर लेना चाहता है या किराए पर देना चाहता है, उससे संबंधित विज्ञापन जब न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र में दिया जाता है तो उस विज्ञापन को हम लोग अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कह करके आप पुकारते हैं। यस बच्चों, वंस अगेन फिर से देखना। इस अकोमोडेशन का मतलब होता है किराए वाले, इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किराए वाले विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी भवन, मकान या वाहन को किराए पर देना चाहता है या किराए पर लेना चाहता है, इस किराए पर देने और लेने से संबंधित विज्ञापन जब न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र में दिया जाता है तो उस विज्ञापन को हम लोग अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का करके आप पुकारते हैं। यस, अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जितने भी विज्ञापन है उन सभी विज्ञापन को हल करने का जो आपका रूल्स होता है, रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम, वो कितने होते हैं, 6 का मतलब होता है 6। तो इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को हल करने के भी रूल्स कितने होते हैं, 6 याद रहे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 यह आपके 6 टॉपिक हो गए। तो इसमें जो पहला होगा, यस, और इसमें जो 6 होगा, यानी पहला और 6 जो होता है वह इन दोनों में बताइए क्या होता है, सेम। यस, जितने भी विज्ञापन होंगे उसका पहला हेडिंग सब में हेडिंग होगा और अंत में वेयर टू कॉन्टेक्ट होगा। तो पहला और छठवां जो होगा वह एक दूसरे का सभी का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये बताइए कितने हुए, 4 का मतलब 4। यही बीच के जो 4 नियम होते हैं ये सभी विज्ञापनों का एक दूसरे से भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। यस, ये मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जितने भी विज्ञापन हैं उन सभी विज्ञापन को हल करने के रूल्स कितने होंगे, ये 6। पहला और अंतिम नियम जो होगा वो सबका सेम होगा, यानी हेडिंग सबकी सेम होगी, ठीक है। और छठवां नियम वे टू कॉन्टेक्ट सबका सेम होगा। हालांकि इसमें भरा अलग जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहला टॉपिक सब में हेडिंग होगा और अंतिम टॉपिक सब में वेयर टू कॉन्टेक्ट होगा। बीच के ये जो 1 से 2 से लेकर के 5 तक होंगे, ये जो 4 नियम होगा यही सभी नियमों का एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। तो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू सॉल्व अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, कि किस प्रकार से इस किराए वाले विज्ञापन को सॉल्व किया जाता है, अर्थात इस किराए वाले विज्ञापन को हल किस प्रकार से किया जाता है। यस, आइए ब्लैक बोर्ड पे आप लोग देखिए।
ध्यान देना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, ये आपका यहां पे मैं दे रहा हूं रूल नंबर फर्स्ट। यस, रूल नंबर फर्स्ट इसमें होता है वही सेम आपकी हेडिंग। यस, इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। ध्यान देना आप लोग बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, पहला आपके टॉपिक यहां पे नियम क्या है, हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या होता है, शीर्षक। तो इस अकोमोडेशन विज्ञापन बनाने के लिए हेडिंग के रूप में कई का उपयोग होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे यहां पे आ गया अ टू अ लेट है, या तो आप लोग इस टू लेट का उपयोग करोगे, या तो यहां पे आप लोग अ ऑन है, अ रेंट है, इस ऑन है रेंट का उपयोग करोगे। इस टू लेट का मतलब भी होता है किराए पर लेने के लिए या देने के लिए। इस ऑन रेंट का मतलब भी होता है किराए पर लेने के लिए या किराए पर देने के लिए। इसलिए एक बिंदु का विशेष ध्यान रखना, क्या कि अगर जैसे आपके पास कोई घर या मकान है, आप उसे किराए पर देना चाहते हो, तो भी हेडिंग के रूप में टू लेट या ऑन रेंट आएगा। अगर आपके पास घर या मकान नहीं है, बल्कि आपको उस घर या मकान को किराए पर लेना है, तो उसके लिए भी जो विज्ञापन आएगा उसमें भी हेडिंग आपको क्या देना होगा, टू लेट या ऑन रेंट, इन दोनों में से किसी एक का। अब कैसे दिया जाएगा, ये ब्लैक बोर्ड पे देखो। जैसे सबसे पहले आपको यहां पे क्या बनाना होगा, बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने ये यहां पे आपका बॉक्स बना दिया। यस, तो बच्चों ये हेडिंग जो होगा यहां पे बीच में भी दे सकते हो और बाई तरफ भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे चाहे बीच में दोगे तो भी आप हर शब्द का हर अक्षर बड़े से लिखोगे, या तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से लिखोगे। अगर बाई तरफ दोगे तो भी वही सेम प्रोसेस, पहला अक्षर बड़े से लिखो, या तो हर शब्द का हर अक्षर आप कैसे लिखोगे, बड़े से। जैसे मैंने यहां पे हेडिंग दे दिया अप टू, अब यहां पे दे दिया अप लेट, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब हम लोग चले आएंगे बाई तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाई तरफ। यहां से जो है बताओ हम लोग क्या शुरू करेंगे, अब बॉडी में इसमें क्या आएगा, कैसे कैसे क्या लिखा जाएगा, मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा कि इस बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। यस, अगर आपको हेडिंग बीच में नहीं देना है तो आप बच्चों हेडिंग जो है वह आप बाई तरफ भी दे सकते हो। जैसे ये बॉक्स बना दिया, अब इस बॉक्स को बनाने के बाद हेडिंग हम यहाँ पे बीच में नहीं देते हैं, बल्कि चले आते हैं बाई तरफ। अब यहाँ पे हमने हेडिंग दिया जैसे ऑन है, रेंट डैश कर दिया। अब इसी के आगे आपकी कौन सी टॉपिक आ जाएगी, बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखा जाएगा, वो सब एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पहली यहां पे नियम आपका क्या होता है, हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या होता है, शीर्षक। शीर्षक के रूप में यहां पे टू लेट का उपयोग करते हैं, या तो यहां पे ऑन रेंट का उपयोग करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का। और किस प्रकार से किया जाएगा वो मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया। तो ये बच्चों आप लोगों का हो गया रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है। अब आओ आगे देखते हैं कि रूल नंबर सेकंड क्या होता है। यस, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। रूल नंबर सेकंड देखना बच्चों, इसमें रूल नंबर सेकंड ये आता आपका द नंबर आव है, ठीक है, रूम्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, द नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या। इस आव का मतलब होता है काके की। इस रूम्स का मतलब होता है कमरा, अर्थात कमरों की संख्या। और फिर से देख लेना, द नंबर्स ऑफ रूम का मतलब होता है कमरों की संख्या। इसमें बच्चों दो टॉपिक आता है, ध्यान रखना।
इस नंबर और रूम्स में दो टॉपिक आता है। इसमें आपको बताना होता है कि जिस भवन या मकान को आप किराए पर देना चाहते हो या किराए पर लेना चाहते हो तो उसमें कितने बेडरूम है और कितने डाइनिंग हॉल होने चाहिए। तो इसमें दो टॉपिक आता है, आपको इसमें बताना होता है यहाँ पे बेड है, अब रूम है, अब प्लस है यहाँ पे अब डाइनिंग है, अब हॉल। ध्यान देना बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। इस दूसरे खंड में आपको दो चीज बताना होता है कि जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो उसमें बेडरूम कितने हैं, प्लस है अर्थात और है, डाइनिंग हॉल है और उस मकान में डाइनिंग हॉल है अब कितने हैं। तो इस नंबर ऑफ रूम्स में ये दो टॉपिक आ गया। ये देखो बच्चों आपका बेडरूम हो गया और ये यहाँ पे आपका डाइनिंग हॉल हो गया। इन दोनों का विवरण देना होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जिस मकान को आप किराए पर देना चाहते हो अगर उसमें दो बेडरूम और दो डाइनिंग हॉल है तो कैसे लिखोगे। जैसे यहां पे लिखोगे आप लोग कि 2 बेड है, रूम्स है, अब यहां पे हो गया प्लस है, अब दे दिया यहां पे 2 डाइनिंग है, हॉल सब, ये हो जाएगा। देखो जैसे लिखा 2 बेडरूम्स है प्लस है, अब 2 डाइनिंग हॉल्स है। अगर एक होगा तो 1 है बेडरूम है, तब यहां यस नहीं आएगा, रूम आएगा, प्लस है 1 है डाइनिंग हॉल, यस नहीं आएगा। अगर एक से अधिक होगा तो यहां पे आपका रूम्स आएगा और यहां पे आपका हॉल्स आएगा। अगर एक एक होगा तो इसमें यस का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रहे ये रूल नंबर सेकंड है, ऐसे सवाल होगा कि कितने बेडरूम है और कितने डाइनिंग हॉल है। यस बच्चों, अब आ जाओगे रूल नंबर थर्ड, आपका क्या होगा ब्लैक बोर्ड पे देखो। रूल नंबर थर्ड इसमें आता आपका लो अके अलिटी। इस लोकेलिटी का मतलब होता है क्षेत्र। ध्यान देना बच्चों, इस लोकेलिटी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र है। इसमें आपको यह बताना होता है कि जिस घर को, जिस भवन को आप किराए पर देना चाहते हो या किराए पर लेना चाहते हो वह किस स्थान पे बसा हुआ है। फिर सुनना, जिस घर को या जिस भवन को आप किराए पर देना चाहते हो वह घर जो है किस स्थान पे बसा हुआ है। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता पता, यानी वह घर जो है जिस स्थान पे बसा है उस स्थान का एड्रेस का मतलब पता क्या है। तो यहां पे हमको लिखना होता है जैसे सेट है लो केट, यानी सेट लोकेटेड का मतलब बसा हुआ है, यानी वह घर जो है वह किस स्थान पे बसा हुआ है। उस स्थान का क्या लिखना होता बच्चों, एड्रेस। इस एड्रेस का मतलब होता है पता, यानी उस स्थान का पता लिखना पड़ता है। ध्यान दो आप लोग मेरी इस बात का कि यह एड्रेस जो है वह कभी कभी एक भी हो सकता है। जैसे जिस घर में, जिस मकान में आप रहते हो उसके कुछ हिस्से को अगर आप किराए पे देना चाहते हो तो उस मकान का और आपके खुद का दोनों का एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो याद रहे बच्चों, भले से एड्रेस सेम होगा लेकिन लिखा कितनी बार जाएगा, 2 बार। एक बार उस मकान के लिए लिखा जाएगा और एक बार अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है तो वह किस पते पे करेगा, एक बार वही पता अंत में भी आएगा। इसलिए ध्यान रहे इसमें 2 एड्रेस लिखे जाते हैं, एक उस मकान के स्थित होने का और दूसरा एड्रेस होगा वो आपका। अगर मुझे उस मकान को चाहिए तो मैं किस पते पे आपसे संपर्क करूंगा। तो एक पता संपर्क करने का होगा और एक पता जो होगा वो उस मकान का होगा। इसलिए ध्यान रहे ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं और दोनों पते एक भी हो सकते हैं। यस, फिर से ध्यान दो बच्चों। तीसरा,
यहां पे मैंने दिया लोकेलिटी। इस लोकेलिटी का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात आपको बताना है कि वो जो घर है वह किस स्थान पे, सेट लोकेटेड का मतलब बसा है, स्थित है, उस स्थान का आपको क्या लिखना होगा, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। यस, ये बच्चों कितनी टॉपिक हुई, 3। अब आपका आता है रूल नंबर 4, जो सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी चौथे के ऊपर कमांड रख लो, ये पूरा का पूरा एकदम इजी है। यस, तो फिर से ध्यान देना, पहला आपको दिया हेडिंग, दूसरा आपको दिया द नंबर ऑफ रूम्स, इसमें बेडरूम और डाइनिंग हॉल देना है, तीसरा दिया लोकेलिटी, क्षेत्र है, इसमें उस स्थान का एड्रेस का मतलब पता लिखना है। ये लिखोगे कैसे, जैसे यहां हो जाएगा सेट लोकेटेड। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे यहां पे लिखा आपने सेट लोकेटेड, अब हो जाएगा उस स्थान का एड्रेस। सबसे पहले लिखना होता है सेट लोकेटेड का मतलब बसा है अर्थात स्थित है, एट है। अब उस स्थान का एड्रेस का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, अब पता। यस, बॉडी के अंदर ऐसे लिखा जाएगा। बताओ कितने नियम हुए, 3। अब आ जाओ रूल नंबर 4 है। यस बच्चों, रूल नंबर 4 एकदम ध्यान से देखना। रूल नंबर 4 में आता है अदर फैसिलिटीज। ध्यान दो, अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। तो अदर फैसिलिटीज का मतलब होता अन्य सुविधाएं। यही बच्चों सबसे बेहतर टॉपिक है इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व करने का। इसलिए कि तुम ध्यान से देखना कि इस अन्य सुविधाओं में कौन कौन सी टॉपिक आती है। इसमें कुल बच्चों 7 खंड है, 7 खंड है। इन 7 को एक एक करके कामा कामा करके केवल आपके बॉडी में लिखा जाता है। तो ध्यान दो, इस अदर फैसिलिटीज अन्य सुविधाओं में कौन कौन सी टॉपिक आता है। पहला देखो, इसमें आपका पहला टॉपिक है, ठीक है, कि वाटर का मतलब होता है पानी, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, अर्थात वाटर का मतलब होता है जल एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, कितने घंटे। अगर 24 आवर्स है तब लिखोगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल। अब यहां हो गया 24 है, आवर्स है, कामा हो जाएगा। यस, अगर इसमें से 1 घंटा भी कम हो गया तब बच्चों आपको इसमें लिखना होगा वनली। क्या लिखना होगा, वनली। जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल वनली 23 आवर्स, ठीक है। अगर जैसे 20 घंटे हैं तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल वनली 20 आवर्स। अगर 24 घंटे हैं तब लिखोगे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल उपलब्ध है 24 आवर्स। अब इसके बाद बच्चों क्या करोगे, कामा। यस, इसमें दूसरा देखो, इसमें जो आपका दूसरा खंड है उसमें बताना होता है किचन, लाइट एंड बाथरूम वह सेपरेट है या अटैच है। सेपरेट का मतलब उस कमरे से अलग है कि उसी कमरे के अंदर है, उसका दरवाजा उस कमरे के अंदर, अर्थात बेडरूम के अंदर से उसका दरवाजा जाता है या बेडरूम के बाहर से जाता है। जैसे ध्यान दो, यहां पे मैंने लिखा सेपरेट है, ठीक है, किचन है, कामा लाइट है। लाइट का मतलब लैट्रिन, शौचालय, लाइट है,
एंड बाथ रूम कामा। जैसे देखो सेपरेट का मतलब होता अलग अलग अर्थात पृथक है, किचन का मतलब होता है रसोईया, लैट का मतलब शौचालय, बाथरूम का मतलब स्नान घर। ये लिखना पड़ेगा सेपरेट किचन लैट एंड बाथरूम। या अब इसी सेपरेट की जगह आप लिख सकते हो अटैच। क्या लिख सकते हो? जैसे यहां पे दे दिया अटैच, ये हो गया अटैच। अब यहां पे लिख लो किचन कामा लैट एंड बाथ रूम कामा। अब बच्चों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहां पे अटैच किचन लैट एंड बाथरूम लिखते हो या सेपरेट किचन लैट एंड बाथरूम लिखते हो। इन दोनों में से कोई एक आएगा। यस, इस अटैच का मतलब जो आपका बेडरूम है उसी बेडरूम के अंदर से ही आपके लेट बाथरूम का दरवाजा जाता है। सेपरेट का मतलब उसका दरवाजा जो है वो आपके बेडरूम से नहीं बल्कि अलग से होकर के जाता है। यस, ये देखो दो खंड हो गया। अब इसमें आ जाओगे आप लोग तीसरा खंड। देखो तीसरा खंड क्या है? तीसरा इसमें है कार है, पार्किंग है, है, फैसिलिटी, ले, बल। ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। कार पार्किंग यानी कार खड़ी करने के जिस मकान को आप किराए पे देना चाहते हो तो उस मकान के पास कार पार्किंग सुविधा है कि नहीं। अगर है तो लिखोगे कार पार्किंग फैसिलिटी सुविधा अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है, फिर यहाँ पे कामा। अगर नहीं है तो लिखोगे यहाँ पे नो कार है पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। सिर्फ इतना करना है, इससे पहले आपको क्या लगा देना है? नो, अर्थात नो कार है पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। यस, अगर है बच्चों तो लिखोगे कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। चलो आगे। अब आ जाओगे इसमें फोर खंड क्या है? इसमें आता है गार्ड है। गार्ड का मतलब चौकीदार, सुरक्षा कर्मी। गार्ड है फैसिलिटी अवेलेबल। अब यहां पे देना है गार्ड का मतलब होता सुरक्षा कर्मी, फैसिलिटी का मतलब होता सुविधा, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है। अब गार्ड फैसिलिटी अगर उपलब्ध है तब तो लिखोगे गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल। अगर नहीं है तो यहां पे लिखोगे जैसे नो गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल। यस, अब आ जाओगे आप अपना पांचवा खंड ध्यान देना। पांचवा इसमें आता है प्ले, ग्रा, उंड, फैसिलिटी। अब यहां पे दिया अवेलेबल कामा। प्लेग्राउंड का मतलब होता बच्चों खेलने का मैदान, फैसिलिटी का मतलब होता सुविधा, अवेलेबल का मतलब उपलब्ध है। इन जिस मकान को आप किराए पे देना चाहते हो या किराए पे लेना चाहते हो उसके पास में प्लेग्राउंड की सुविधा है कि नहीं। अगर होगी तो लिखोगे यहां पे प्ले ग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल। अगर नहीं होगी तब यहां पे लगाना होगा यह आपका नो प्ले ग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल। इन दोनों में से कोई एक आपको कामा करके लिखना पड़ेगा। यस, अब आ जाओ रूल नंबर इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका 6 है। ध्यान दो, सेकेंड लास्ट है। अब यहां पे आपको देना है स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, फैसिलिटी अवेलेबल कामा। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों। स्विमिंग पूल का मतलब वह तैराकी करने की सुविधा, फैसिलिटी का मतलब होता सुविधा, अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो लिखोगे यहां पे स्विमिंग है पूल है फैसिलिटी अवेलेबल। अगर नहीं है तब बच्चों यहां पे लिखोगे यह आपका नो स्विमिंग
का उपयोग किया जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट है सातवां। इसमें सातवां बच्चों इसमें है आपका अपिंग, ठीक है, फैसिलिटी। अब यहां पर हो जाएगा अवेलेबल, शॉपिंग का मतलब होता है बच्चों खरीदारी करना, अर्थात जिस घर को या जिस मकान को या जिस कमरे को आप ले रहे हो उस मकान के आसपास है शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उसके नीचे के जो फ्लोर होते हैं उसमें शॉपिंग सेंटर होता है, उसमें प्लेग्राउंड होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, सारी फैसिलिटी जो है वो उसी के अंदर उपलब्ध होती है। तो आपको बताना होता है यहाँ पे शॉपिंग है फैसिलिटी अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो लिखोगे यहाँ पे शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल, अगर नहीं है तब बच्चों यहाँ पे लिखोगे नो शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करना पड़ेगा ऐसे कामा करके। तो याद रहे इस अन्य फैसिलिटी में अब ध्यान देखना आप लोग कितने खंड आए इसमें 7। यही इस टॉपिक का सबसे बेहतर खंड है कि इस अदर फैसिलिटीज का मतलब होता अन्य सुविधाएं, इसमें कितने आते हैं 7। पहला यहां पे दिया बच्चों वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, ठीक है, 24 आवर्स कामा हो गया। फिर यहां पे सेपरेट है किचन है, लाइट है एंड बाथरूम कामा। अगर सेपरेट नहीं है तो अटैच है किचन है, लाइट है एंड बाथरूम कामा हो गया। फिर यहां पे कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, कार को खड़ी करने का फैसिलिटी उपलब्ध है कि नहीं। अगर है तो लिखोगे कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल। ये ध्यान रखना ये जो इतने खंड है ये सभी इस नो से संबंधित है। अर्थात अगर नहीं है तो इससे पहले नो लगाओ, अगर है तो इससे पहले नो लगा करके डायरेक्ट लिखो कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, अर्थात गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल, अर्थात प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल, अर्थात स्विमिंग पूल फैसिलिटी अवेलेबल, शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल। अगर नहीं है तो इन सभी से पहले बच्चों क्या लगाओ नो। जैसे नो कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, नो गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल, नो प्ले ग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल, नो स्विमिंग पूल फैसिलिटी अवेलेबल, नो शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल। यस, तो ये देखो आपका था रूल नंबर 4। यस बच्चों, अब आ जाओगे रूल नंबर 5। सेकंड और लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट टॉपिक आप यहां पे ध्यान दो। रूल नंबर 5वां, इसमें बच्चों आता आपका रेंट है। रेंट का मतलब होता है किराया, अर्थात जो भी भवन या मकान आप लेना चाहते हो या आप देना चाहते हो तो उसका पर मंथ है किराया कितना है ये आपको बताना होता है कि उसका रेंट है किराया कितना है। तो कैसे लिखोगे, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। अब इस रेंट को लिखना होगा तो हम लोग जैसे यहां पे लिखेंगे, ये लिखा जैसे, अब यहां पे रेंट है, अब जैसे रुपया कर दिया यहां पे रुपया, अब कितना है, जैसे 8000 है तो यहां पे लिख दिया 8000। अब यहां पे जैसे लिख दिया पर मंथ कामा, रेंट जो है वो 8000 रुपए पर मंथ है, या डायरेक्ट ऐसे अंग्रेजी में लिखो। अब यहां पे लिख दिया रेंट है, अब जैसे 10,000 है तो यहां पे लिख दिया 10 है, अथाउजेंट है। अब यहां पे लिख दिया पर मंथ कामा, उसका किराया जो है 10,000 रुपया अब पर मंथ है। इन दोनों में से किसी एक तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे बच्चों आप ऐसे लिखो चाहे तो आप ऐसे लिखो, इन दोनों में से कोई एक। अब ध्यान रखना इसमें 2 टॉपिक जुड़ जाती है। क्या जुड़ जाती है, अगर ये किराया जो है ये 8000 रुपया,
अगर ये 8,000 रुपए में ये सभी अन्य सुविधाएं शामिल है, तब आपको उसी के आगे कामा करके लिखना होता है। यहाँ पे इन इंक्लूडिंग ऑल अदर फैसिलिटीज। ध्यान रखना, इस इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, ऑल का मतलब होता है सभी, अदर का मतलब होता अन्य, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। अर्थात ये जो 8,000 किराया है उस मकान का भी किराया है और उसके साथ ये जितनी भी सुविधाएं आपको दी जा रही है ये सारी सुविधाएं इसी किराए के अंदर शामिल है। अगर मान लो यह 8,000 रुपए केवल आपको उस घर का किराया है, बाकी आपको पानी बिजली का अलग से देना होगा, गार्ड का अलग से देना होगा, प्लेग्राउंड का मेंटेनेंस अलग देना होगा, स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस का खर्च अलग से देना होगा। अगर अलग से देना होगा तब इसमें आता आपका ध्यान रखना, इस एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है अलग से है, ऑल अदर का मतलब अन्य सभी, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं। इन्हें अन्य सभी सुविधाओं का मेंटेनेंस चार्ज जो है वह आपको अलग से देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड, इन दोनों में से कोई एक आपको कामा करके लिखना पड़ेगा, चाहे इंक्लूडिंग ऑल अदर फैसिलिटीज या एक्सक्लूडिंग ऑल अदर फैसिलिटीज। इन दोनों में से बताओ क्या आएगा, कोई एक। यस, अब आते हैं बच्चों रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है। आपको मालूम होगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो रूल नंबर नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 6 है। ये देखो आपका है वेयर टू अ कंटेक्ट है, यानी वेयर का मतलब होता है कहां, ठीक है, कंटेक्ट का मतलब होता है संपर्क करना था, किस पते पर संपर्क करना है। इसमें दो टॉपिक आते हैं बच्चों, एक यहां पे आता आपका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा इसमें आता है कंटेक्ट है, नंबर। तो आप लोग को याद रहे इस वेयर टू कंटेक्ट में आपको लिखना पड़ेगा एड्रेस। जैसे उस मकान को अगर मुझे किराए पर चाहिए तो मैं किस पते पे आपसे संपर्क करूं, यहां पे वह एड्रेस आएगा और कांटेक्ट नंबर जो है इसके बाद आएगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस अकोमोडेशन में दो एड्रेस आते हैं, 2 बार आते हैं। कभी ये दोनों एड्रेस सेम हो सकते हैं और कभी कभी अलग भी हो सकता है। सपोज दैट जैसे मेरा मकान राय कॉलोनी में है और मैं जो है रामनगर में रहता हूं, तो मेरे मकान का जो एड्रेस होगा वो तो राय कॉलोनी का होगा, लेकिन अगर आपको मकान पसंद आ गया तो आप मुझसे संपर्क करोगे तो मैं अपना पता इस रामनगर का दूंगा। तो ध्यान रहे बच्चों कि इसमें इस अंतिम टॉपिक में 2 खंड है, एक एड्रेस है और दूसरा कांटेक्ट नंबर। लिखोगे कैसे ये भी आपको बता दूंगा। तो जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप करने के बाद, इस 5वें टॉपिक के बाद आप लोग फुल स्टॉप कर दोगे। फुल स्टॉप करने के बाद तब बड़े से लिखोगे, जैसे कांटेक्ट है, ठीक है, ऑन द, फार, लोविंग, एड्रेस। कांटेक्ट का मतलब संपर्क करो, ऑन द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब होता पता, इन्हें आगे लिखे गए पते पे संपर्क करो। अब इसी के आगे बच्चों डैश करके आपका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फिर उसी के आगे कामा करके आपका क्या आ जाएगा, कांटेक्ट नंबर। यस बच्चों, ये थी आपके इस अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट को हल करने का प्रोसेस। एक बार फिर से देख लेना आप लोग। पहला टॉपिक बच्चों इसमें क्या था, हेडिंग। तो हेडिंग के रूप में मैं आपको बता चुका हूं, या तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, इस टू लेट का उपयोग करो, ठीक है, या तो आप लोग यहाँ पे ऑन रेंट का उपयोग करो। इन दोनों में से कोई एक कैसे किया जाएगा यह मैं पहले आपको समझा चुका हूं।
रूल नंबर दूसरा आता है द नंबर ऑफ रूम्स, कमरों की संख्या। इसमें दो चीज आता है, जिस मकान को आप किराए पे देना चाहते हो उसमें बेडरूम कितने हैं और कितने डाइनिंग हॉल है, इसका विवरण देना पड़ता है। तीसरा आता है लोकेलिटी, क्षेत्र। आपको घर जो है किस स्थान पे सिचुएटेड का मतलब बसा है, स्थित है, उस स्थान का एड्रेस है, पता लिखना पड़ता है। और उससे पहले क्या लिखोगे, शिफ्ट लोकेटेड है, एट है, प्लस उस स्थान का एड्रेस। अब आ जाओ बच्चों, रूल नंबर 4 है अदर है फैसिलिटी। बता चुका हूं, यही सबसे बेहतर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें खंड है, जिसमें साथ आते हैं कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली अवेलेबल, उपलब्ध है 24 आवर्स। अगर इसमें एक भी घंटा कम हो गया तो बताइए उससे पहले क्या लिखना होगा, ओनली। जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ओनली 23 आवर्स, कामा। फिर यहां हो गया सेपरेट है, किचन है, लैट है एंड बाथरूम, या अटैच है, किचन है, कामा, लैट एंड बाथरूम, कामा। इन दोनों में से कोई एक। तीसरा, कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो लिखोगे, अगर नहीं होगा तो बच्चों यहां पे लिखना होगा नो कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, कामा। फिर गार्ड है फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो लिखोगे, नहीं होगा तब लिखोगे नो गार्ड फैसिलिटी अवेलेबल, यस। फिर है प्लेग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो लिखोगे, नहीं होगा तो नो प्ले ग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो प्ले ग्राउंड है फैसिलिटी अवेलेबल। फिर यहां पे आता है स्विमिंग पूल है फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो ये लिखोगे, अगर नहीं होगा तो बच्चों यहां पे नो स्विमिंग पूल है फैसिलिटी अवेलेबल, यस। अंतिम यहां पे आता है लास्ट है शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल, अगर है तो लिखोगे, अगर नहीं होगा तो इससे पहले यहां पे नो शॉपिंग फैसिलिटी अवेलेबल। अब आता है रूल नंबर 5, जो आपको बताया हूं रेंट है। तो रेंट में दो तरह लिखना सीखा, जैसे रेंट है रुपया 8000 पर मंथ या रेंट है 10,000 पर मंथ। अब इसमें दो टॉपिक आ जाती है, अगर ये अन्य सभी सुविधाएं आपके इस किराए में शामिल है तो यहां पे लिखना होगा इंक्लूडिंग ऑल अदर फैसिलिटी, कामा। अगर नहीं होगा तो यहां पे लिखना होगा एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग ऑल अदर फैसिलिटीज, इन दोनों में से कोई एक। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है वेयर टू कांटेक्ट। बताया आपको इसमें दो टॉपिक आएगा, एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। ऐसे लिखोगे, इस 5 के बाद यहां पे फुल स्टॉप, फिर कांटेक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस। अब इसी के आगे आपका एड्रेस आएगा और कांटेक्ट नंबर। आज के लिए आप लोग को इतना पर्याप्त है। कल मैं आपको बताऊंगा कि इस अकोमोडेशन को यानी प्रश्न कैसे आएगा बोर्ड में और इसको किस प्रकार से हल करना है।